हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अभिषेक अग्रवाल और स्वागत करता हूं आपका आप ही के चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। क्लास 12 केमिस्ट्री का नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स जो हमने शुरू किया है, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने देख लिया था कि क्यों केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की नीड होती है, क्या रिएक्शन के क्लासिफिकेशन होते हैं, क्यों कोई रिएक्शन फास्ट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन मानी जाती है। अब उस वीडियो के बाद इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि केमिकल काइनेटिक्स में रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन क्या होता है। इस वीडियो में हमें यह पता चलेगा कि कोई भी रिएक्शन का जो रेट लिखते हैं हम, उस रेट को लिखने के तरीके क्या होते हैं, वो रेट को कैलकुलेट करने के तरीके क्या होते हैं। यानी कि जो स्पीड होती है, जो रफ्तार होती है, वो ठीक है, वो रफ्तार तो है, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा किसी केमिकल रिएक्शन के लिए। कंसेप्चुअली समझ में आ गया है हमको कि कोई रिएक्शन कितनी जल्दी प्रोसीड हो रही है, वो उसकी स्पीड डिटरमाइन करेगा, वो उसका रेट डिटरमाइन करेगा, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। ये मैथमेटिकल फॉर्म इस केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन पर अप्लाई कैसे करेंगे, ये इस वीडियो में जानेंगे। सो दिस वीडियो मेनली डील्स विद द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैसे होगा और कैसे उसको मैथमेटिकली आप लिख सकते हो। सबसे पहली बात, रिएक्शन का रेट क्या होगा। जैसे आप कभी किसी गाड़ी की बात करते हो तो गाड़ी की स्पीड आप कैसे कैलकुलेट करते हो कि सर उस गाड़ी ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम। जैसे आप कहते हो ना, यार मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आया, इट मींस आपने 40 किलोमीटर हर एक घंटे में ट्रैवल किया, हर एक आवर में आपकी गाड़ी ने 40 किलोमीटर ट्रैवल किया। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आप एक घंटे की जर्नी में ही चले होगे, आप आधे घंटे भी चल सकते हो, आप 3 घंटे की भी जर्नी कर सकते हो, लेकिन जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया पर यूनिट टाइम, वही आपकी स्पीड मानी जाएगी। डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। तो कोई चीज स्पीड होती है, द स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। सो इट्स बेसिकली डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम। रेसिंग इज ऑल अबाउट स्पीड एंड हाउ फास्ट यू कैन ड्राइव। और ये सारी चीजें इस बात पर, रेसिंग का क्या कंसेप्ट है कि आप कितनी तेज चल सकते हो, मतलब कितनी जल्दी आप ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस को कवर कर सकते हो। तो जितनी जल्दी आप ज्यादा डिस्टेंस कवर कर लोगे, आपकी स्पीड उतनी ज्यादा मानी जाएगी, आपकी जो रेट होगा वो उतना ज्यादा माना जाएगा। सो विनर नीड्स टू कवर द गिवन डिस्टेंस इन द शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम। और जो रेस होती है उसमें जो विनर होता है, वो जो गिवन डिस्टेंस होता है उसको जो सबसे जल्दी कवर कर लेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में कवर कर लेगा, वो विनर माना जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस जितना हम ट्रैवल करते हैं पर यूनिट टाइम, वो हमारी स्पीड बताता है। किसी भी रेसिंग कंसेप्ट में जो गिवन डिस्टेंस होता है, वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम में जितनी जल्दी हम कवर कर सकते हैं, वो हमारी ये बताएगा कि हम उस रेस के विनर है कि नहीं है। सेम चीज जो आप ये फिजिक्स के फंडे पढ़ रहे हो, सेम चीज आप केमिस्ट्री पर भी अप्लाई करते हो। ये सेम चीज आपकी केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है जब आप किसी केमिकल रिएक्शन को देखते हो। लेकिन अब वहां कोई क्या डिस्टेंस है, केमिकल रिएक्शन कोई भाग थोड़ी ना रही है कि उसका डिस्टेंस पता करेंगे कि उसको केमिकल रिएक्शन को कोई गाड़ी में बैठा दिया और बोला कि अब तुम भागो और तुम कितना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे पर यूनिट टाइम, वो तुम्हारा रेट होगा। ऐसा थोड़ी ना होगा, केमिकल रिएक्शन कोई भागेगी थोड़ी ना। केमिकल रिएक्शन में आपकी दो चीजें होंगी, एक होगा रिएक्टेंट और एक हो गए प्रोडक्ट। रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देंगे। तो रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे होंगे और खुद को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे। एक बात तय कि रिएक्टेंट शुरुआत में अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर होंगे, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, क्योंकि रिएक्टेंट ही वो चीज होती है जो तुम लेकर आते हो रिएक्ट करवाने के लिए, तो इनकी क्वांटिटी सबसे ज्यादा होगी। और प्रोडक्ट की क्वांटिटी उसी समय शून्य होगी, क्योंकि प्रोडक्ट अभी बना ही नहीं है, क्योंकि अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुई है। तो रिएक्टेंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है और प्रोडक्ट अपनी जीरो वैल्यू पर है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी, जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी, एक बात तय है कि यह रिएक्टेंट की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी और यह प्रोडक्ट की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि रिएक्टेंट की खपत होगी, क्योंकि यही रिएक्टेंट तो रिएक्ट करके प्रोडक्ट में जा रहे हैं। और रिएक्टेंट जितने खपत होते जाएंगे उसी हिसाब से प्रोडक्ट जो होगा वो बनता जाएगा। मतलब रिएक्टेंट की क्वांटिटी या कह लो कंसंट्रेशन,
क्योंकि ये जो क्वांटिटी होती है इसको हम कंसंट्रेशन में नापते हैं, यानी कि इसके मोल्स पर लीटर या मोल्स पर एमएल हम इस तरीके से निकालते हैं, तो वो कंसंट्रेशन होगा। तो मैं कह सकता हूं जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन कम होता है समय के साथ जैसे रिएक्शन आगे बढ़ रही है, और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ता है समय के साथ जैसे रिएक्शन आगे बढ़ती है। क्लियर हो गया? और पूरी रिएक्शन कंप्लीट कब मानी जाएगी? जब प्रोडक्ट अपनी चरम सीमा पे पहुंच जाएगा, मतलब मैक्सिमम प्रोडक्ट बन चुका होगा जो उस रिएक्शन में बन सकता है, और रिएक्टेंट शून्य हो चुका होगा, मतलब अब रिएक्टेंट टोटली खत्म हो चुका होगा, तो आप कहोगे आपकी केमिकल रिएक्शन खत्म हो गई। तो एक बात तय हो गई कि रिएक्टेंट पहले शुरुआत में सबसे ज्यादा था और समय के साथ ये कम होते गए, प्रोडक्ट शुरुआत में शून्य थे और समय के साथ बढ़ते चले गए। अब किसी एक को ऑब्जर्व करो, किसी एक को, या तो रिएक्टेंट को या प्रोडक्ट को। चलो मैं रिएक्टेंट को ऑब्जर्व करता हूं एंड लेट रिएक्टेंट इज आर, इट इज डिनोटेड एज आर। अब रिएक्टेंट में कितनी कंसंट्रेशन में कमी आई पर यूनिट टाइम? क्योंकि देखो स्पीड निकालनी है तो रिएक्शन तो भागेगा तो नहीं, रिएक्टेंट समय के साथ अपनी खपत करेगा, अपने आप को कंज्यूम करेगा ताकि वो प्रोडक्ट बन जाए। और प्रोडक्ट कौन होगा? यहां पर मान लेता हूं प्रोडक्ट इज पी। तो रिएक्टेंट क्या करेगा? अपने आप को कंज्यूम करेगा रिएक्शन के दौरान। तो कितना कंज्यूम कर रहा है और कितना वैल्यू कंसंट्रेशन में ही होगी, तो कितना कंसंट्रेशन वो अपना कम करता जा रहा है पर यूनिट टाइम, ये इस रिएक्शन की रफ्तार होगी, ये इस रिएक्शन की रफ्तार होगी। यानी कि रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है वो अपना कंसंट्रेशन समय के साथ कैसे कम करता जा रहा है, कितना कम करता जा रहा है पर यूनिट टाइम, वो कंसंट्रेशन कितना कम कर रहा है, वो उस रिएक्शन की रफ्तार होगी। दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ अ रिएक्शन। सर ये तो हम प्रोडक्ट के लिए भी निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। आप ये निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट अपना कंसंट्रेशन कितना बढ़ा रहा है, क्योंकि प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन रिएक्शन के दौरान बढ़ेगा। तो आप ये भी निकाल सकते हो कि प्रोडक्ट अपनी वैल्यू कितनी बढ़ा रहा है, यानी कि प्रोडक्ट अपना कंसंट्रेशन कितना बढ़ा रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी रिएक्शन का रेट देगा। सर दोनों अलग वैल्यू, दोनों अलग नहीं देंगे, दोनों सेम ही वैल्यू देंगे, क्योंकि जिस रफ्तार से रिएक्टेंट अपने आप को खत्म कर रहा होगा, ऑब्वियस सी बात है उसी रफ्तार से प्रोडक्ट अपने आप को बना रहा होगा। तो या तो आप रिएक्टेंट के खपत होने का रेट निकाल लो पर यूनिट टाइम, या फिर आप प्रोडक्ट के रेट निकाल लो बनने का पर यूनिट टाइम। दोनों बातें एक ही हैं, दोनों वैल्यू एक ही हैं, दोनों आपको रेट ऑफ रिएक्शन देंगी। यह होता है रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं लिखूंगा इसको मैथमेटिकल, अभी तो मैं कंसेप्ट आपको समझा रहा हूं, कंसेप्चुअली आपको समझा रहा हूं। यह होती है रिएक्शन का रेट। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। दिस इज कॉल्ड अ रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर हो गया? रेट कंसेप्ट क्लियर हो गया, सारे कंसेप्ट क्लियर है यहां पर। अब आगे देखते हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है? फिर मैं आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी बताता हूं, लेके स्क्रीनशॉट लो। अब देखेंगे, सो द रेट ऑफ अ रिएक्शन चेंजेस इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखो लिखा है उन्होंने, कैलकुलेट द चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, या तो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट, लेकिन ये चेंज किस में निकालना है? पर यूनिट टाइम। कंसंट्रेशन का चेंज निकलेगा जो कि मोल्स पर लीटर या मोल्स पर मिलीलीटर के हिसाब से निकलेगा, बट इट शुड बी कैलकुलेटेड पर यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में वो चेंज कितना आया उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी गिवन इक्वल टू, द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। दैट्स इट, दैट्स इट, सिंपल। तो अगर मैं मान लूं कि कोई एक रिएक्शन है, चलो एक रिएक्शन ले लेते हैं। मैंने मान लिया कि भैया इसमें रिएक्टेंट, इस रिएक्शन में एक रिएक्टेंट है जो R है और वो अपने आप को प्रोडक्ट P में कन्वर्ट कर रहा है। तो दिस इज प्रोडक्ट P। अब मैं मान लेता हूं कि ये जो R है इसका जो कंसंट्रेशन होगा वो मैं इस तरीके से डिनोट करूंगा, कंसंट्रेशन ऑफ R, स्क्वायर ब्रैकेट। कभी भी स्क्वायर ब्रैकेट आएगा मतलब कंसंट्रेशन है। और कौन सा कंसंट्रेशन है वो भी क्लियर कर लेता हूं। स्क्वायर ब्रैकेट में कभी भी चीज आएगी तो इट्स अ मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट, इट्स अ मोलारिटी ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली कंसंट्रेशन P अगर आप स्क्वायर ब्रैकेट में लिखो तो इट्स नथिंग बट इट्स अ मोलारिटी ऑफ प्रोडक्ट। सो दिस विल बी कॉल्ड एज मोलारिटी ऑफ प्रोडक्ट।
क्लियर है? हम एक को लेकर चलते हैं, हम रिएक्टेंट को लेकर चलते हैं। तो मैं मानता हूं कि टी टाइम में रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कुछ चेंज आया, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन में कुछ चेंज आया। लेट दैट चेंज बी डेल्टा आर, लेट दैट चेंज बी डेल्टा आर। डेल्टा आर कैसे निकला होगा? मान लो शुरुआत में R1 होगा और टी टाइम के बाद हमने देखा कि वो R2 बन गया। रिएक्टेंट की बात कर रहा, प्रोडक्ट की कोई बात ही नहीं कर रहा। पहले रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन R1 होता था, लेकिन टी टाइम तक रिएक्शन अगर चली तो रिएक्टेंट ने कुछ खपत कर ली होगी, और खपत करने के बाद जो वैल्यू अब उसकी बची वो R2 बची है। तो खपत कितनी करी? R2 माइनस R1, जिसको मैं डेल्टा आर बोल रहा हूं, जिसको मैं डेल्टा आर बोल रहा हूं। और ये कितने टाइम में हुई खपत? टी टाइम में खपत हुई, या कह लो ये डेल्टा टी टाइम में खपत हुई, क्योंकि टाइम भी तो चेंज होगा। तो मान लेते हैं कि ये डेल्टा टी टाइम में खपत हुई। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा आर रिएक्टेंट की खपत हो गई, मतलब डेल्टा आर के बराबर का कंसंट्रेशन कंज्यूम्ड हुआ डेल्टा टी टाइम में। डेल्टा आर के बराबर का कंसंट्रेशन कंज्यूम हुआ डेल्टा टी टाइम में। तो फिर यूनिट टाइम में कितना होता? क्योंकि खेल तो यूनिट टाइम का, यूनिट टाइम बोले तो एक सेकंड में कितना होता या एक मिनट में कितना होता? यूनिट में आप कोई भी यूनिट रख सकते हो फिर, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज इट शुड बी 1। तो मान लेता हूं एक सेकंड की बात कर रहा हूं, तो अब एक सेकंड यानी कि यूनिट टाइम में कितनी खपत हुई? तो भैया यूनिटरी मेथड है, डेल्टा टी वहां चला जाएगा, डेल्टा आर बाय डेल्टा टी। बस यूनिट टाइम में रिएक्टेंट जितना खपत हुआ वही उस रिएक्शन का रेट होगा। तो जो ऊपर रिएक्शन लिखी है ना, ये वाली रिएक्शन का ये रेट निकल कर आ गया। दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। मेरी बात समझ में आई? ये होगा रेट ऑफ रिएक्शन। तो सिंपल, चेंज इन द कंसंट्रेशन, और यहां मैंने रिएक्टेंट का लिया तो चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन, अपॉन कितना टाइम उसको लगेगा चेंज होने में। क्लियर हो गया? एक बात और है यहां पर, जब आप R2 माइनस R1 करोगे तो एक जाहिर सी बात है आप फाइनल माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन करोगे, जिसमें रिएक्टेंट के केस में, सिर्फ रिएक्टेंट के केस में फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा और इनिशियल ज्यादा होगा, क्योंकि शुरुआत में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, और फाइनल में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, यह भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि रिएक्टेंट अपने आप को खत्म करेंगे समय के साथ। तो शुरू में ज्यादा थे, बाद में कम हुए, मतलब जो चेंज आएगा वो माइनस में आएगा। तो ये जो चेंज आएगा दिस विल बी इन माइनस। तो आप यहां माइनस लगा दो, और माइनस सिर्फ ये इंडिकेट करेगा कि भैया रिएक्टेंट खत्म हो रहा है, बस, और कुछ इंडिकेट नहीं करेगा। इसके अलावा रेट में उसका कोई रोल नहीं है। मतलब ये मत समझना रेट नेगेटिव में जा रहा है, रेट कोई नेगेटिव में नहीं जा रहा, वो सिर्फ माइनस इसलिए लगा है ये बताने के लिए कि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होगा, और ये रेट का एक्सप्रेशन है। तो यूनिट टाइम में जितना भी कंसंट्रेशन में चेंज आ रहा है दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ दैट रिएक्शन। क्लियर? सर यही चीज अगर हमें प्रोडक्ट के लिहाज से देखनी होती तो कोई बच्चे हैं बोलेंगे सर प्रोडक्ट के लिहाज से निकालना है, निकाल सकते हो, ऐसा कोई मैंने बोल दिया तो ये नहीं कि पत्थर की लकीर है कि तुम रिएक्टेंट के लिहाज से निकाल सकते हो, तुम प्रोडक्ट के लिहाज से भी निकाल सकते हो, प्रोडक्ट के लिहाज से निकाल लो। मैं एक और बार बता देता हूं, प्रोडक्ट के लिहाज से देखो, मजा आएगी, मजा आएगी। प्रोडक्ट मान लेते हैं, इसी रिएक्शन में अब मैं प्रोडक्ट मान लेता हूं कि पहले तो P1 था, पहले कुछ था, मुझे वैसे मालूम है P1 की वैल्यू 0 है, क्योंकि शुरुआत का समय अगर तुमने लिया है तो P1 0 है। लेकिन अगेन मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है ना आप शुरू से देख रहे हो टाइम, आप बीच में कहीं रिएक्शन के आए और आपने T1 से T2 टाइम तक ऑब्जर्व करा रेट, तो T1 पर तो प्रोडक्ट कुछ बन चुका होगा ना, क्योंकि रिएक्शन तो कब की शुरू हो चुकी है। तो फिर P1 कोई जरूरी नहीं है 0 हो, हां अगर शुरुआत का समय ले रहे हो, T1 की वैल्यू 0 सेकंड मान रहे हो, मतलब पहला जब टाइम इंटरवल आप देख रहे हो तब वो 0 सेकंड था, रिएक्शन शुरू नहीं हुई थी, तो फिर P1 0 होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आप हमेशा रिएक्शन शुरू से ही देखोगे तो ही रेट निकाल सकते हो, आप बीच में कहीं आ गए तो भी रेट निकाल सकते हो। रिएक्शन शुरू हो गई, उसके बाद आप लेट पहुंचे वहां तक, तो भी आप उस समय जिस समय आप आए हो उस समय का T1 पहला वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो P1 की, तो फिर P1 की कुछ वैल्यू होगी। लेकिन वो P1 अपने आप को P2 तक पहुंचा देगा, रिएक्शन जैसे जैसे समय के साथ प्रोसीड होगी, रिएक्शन जैसे जैसे समय के साथ प्रोसीड होगी, तो P1 की वैल्यू P2 तक पहुंच जाएगी। और ये कितने टाइम में पहुंची? से डेल्टा टी टाइम में पहुंची। डेल्टा टी समझ गए ना, चेंज इन टाइम इंटरवल, जो P1 से P2 तक के जो समय का चेंज हुआ होगा वो डेल्टा टी है। तो डेल्टा टी समय में P1 से P2 ये चीज पहुंच गई। एक बात तय है,
P1 है कम, P2 है ज्यादा। क्यों? क्योंकि समय के साथ P2 की वैल्यू बढ़ेगी, प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है, समय के साथ उसकी वैल्यू, उसका कंसंट्रेशन बढ़ता है। तो अब आप चेंज निकाल सकते हो। अब चेंज क्या होगा? चेंज होगा P2 माइनस P1, तो चेंज विल बी P2 माइनस P1 विच इज डेल्टा P। सो दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। और ये चेंज कितने टाइम में आया? डेल्टा टी टाइम में आया। तो मैं क्या सकता हूं, डेल्टा टी टाइम में डेल्टा P प्रोडक्ट का चेंज आया, एंड इट शुड बी पॉजिटिव, ये नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि P2 बड़ा है और P1 छोटा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है। तो P2 फाइनल प्रोडक्ट ज्यादा कंसंट्रेशन का होगा और इनिशियल प्रोडक्ट कम कंसंट्रेशन का होगा, तो फाइनल माइनस इनिशियल विल गिव यू अ पॉजिटिव वैल्यू, तो ये डेल्टा P पॉजिटिव आएगा। तो डेल्टा टी टाइम में डेल्टा P प्रोडक्ट बन रहा है, तो बताओ फिर यूनिट टाइम में कितना प्रोडक्ट बनेगा? यूनिट टाइम में बनेगा डेल्टा P बाय डेल्टा T, डेल्टा P बाय डेल्टा T। तो यूनिट टाइम में जो प्रोडक्ट बनेगा वो डेल्टा P बाय डेल्टा T बनेगा, और ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव नहीं होगा। वो नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, लेकिन मैग्नीट्यूड वाइज फॉर ईच मोल, मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों वैल्यू सेम है। मतलब अगर एक ही मोल है, ये एक ही मोल होना चाहिए। ये 1 मोल 2 मोल 10 मोल वाली कहानी मैं आपको आगे क्लियर करूंगा वैसे, लेकिन अभी फिलहाल 1 मोल है, मतलब रिएक्टेंट भी 1 मोल खपत हुआ था और प्रोडक्ट भी 1 मोल बनाए, तो ये दोनों रेट की वैल्यूज बिल्कुल सेम आएंगी, 100% सेम आएंगी। लिख सकते हो आप। तो ये भी आपका क्या बताएगा? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो अगेन दिस विल ऑल्सो गिव यू अ रेट ऑफ अ रिएक्शन। और ये दोनों रेट आपस में इक्वल होंगे, ये दोनों रेट आपस में इक्वल होंगे, ये क्लियर बात है। ऐसा नहीं होगा कि उससे कोई और रेट आ रहा है, इससे कोई और रेट आया, नहीं, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम की वैल्यू दोनों में सेम आएगी, क्योंकि जितना रिएक्टेंट अपने आप को खपत करेगा उतना ही प्रोडक्ट अपने आप को बनाएगा। जितना रिएक्टेंट अपने आप को खपत करेगा उतना ही प्रोडक्ट वो अपने आप को अपना बनाएगा, ये रेट सेम रहेगा। कंसेप्ट क्लियर है? कंसेप्ट क्लियर है? तो ये है रेट ऑफ अ रिएक्शन। अब कई लोगों के मन में सवाल आ रहा होगा, सर ये तो आपने R गिव्स P लिख दिया, मान लो रिएक्टेंट 2 है और बनने वाले प्रोडक्ट 3 है, तो फिर क्या होगा? भैया सबके इंडिविजुअल कंसंट्रेशंस का चेंज निकाल लेना ना। और सबका क्यों निकालना? किसी भी एक का निकाल लो, क्योंकि किसी भी एक रिएक्टेंट, अगर 2 रिएक्टेंट दिए हैं या किसी भी एक प्रोडक्ट, अगर 3 प्रोडक्ट दिए हैं, तो किसी भी एक का कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम निकाल लोगे, वो पूरी रिएक्शन के रेट के लिए जिम्मेदार होगा। क्योंकि वो रिएक्शन का अगर हिस्सा है तो उसका कंसंट्रेशन भी पर यूनिट टाइम जो कैलकुलेट होगा, रिएक्शन उसी रफ्तार से, पूरी रिएक्शन उसी रफ्तार से आगे बढ़ी होगी, वो सेम होगा सबके लिए। तो इसके लिए आपको अलग अलग नहीं करना। अगर 2 रिएक्टेंट है और 3 प्रोडक्ट मिलकर बना रहे हैं, 2 रिएक्टेंट मिलकर 3 प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप किसी भी एक का, 2 रिएक्टेंट और 3 प्रोडक्ट, इन 5 में से किसी भी एक का चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम निकाल लो, वही चीज होगी क्या? पूरी रिएक्शन का रेट। और रेट का ये चीज होती है, ये एक्सप्रेशन होता है। कंसेप्ट, सो इट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज चेंज इन द कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को भूलना नहीं, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लेंगे, अभी तो बहुत बात कर दी है अपन को, स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे चलते हैं। और अब आगे चलते हैं, तो फॉर्मूले हमें समझ में आ गए। सो कंसिडर रिएक्शन, अब इनने भी वही बात बोली, कंसिडर रिएक्शन A गिव्स B, मैंने R गिव्स P बोला था, A गिव्स B कर दिया। रेट ऑफ अ रिएक्शन इज द अमाउंट ऑफ ए कंज्यूम्ड, जितना ए कंज्यूम्ड होगा रिएक्शन के दौरान, अपॉन टाइम टेकन, उस कंजम्पशन में जितना टाइम लगा, क्योंकि यूनिट टाइम में आपको चेंज निकालना होता है, तो आपको टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। जब टाइम से डिवाइड करोगे तभी यूनिट टाइम में चेंज निकल कर आएगा। यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा, अमाउंट ऑफ बी प्रोड्यूस्ड अपॉन टाइम टेकन, कितना बी प्रोड्यूस हो गया अपॉन कितने टाइम में वो प्रोड्यूस हुआ था। तो डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यूनिट टाइम में निकालना है। अब ये दोनों वैल्यूज सेम होंगी, दीज टू वैल्यूज विल ऑलवेज बी इक्वल टू वन अनदर, ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो कोई सी भी एक एक्सप्रेशन आपका रेट बता सकता है। हम भी आगे जब लिखेंगे तो दोनों एक्सप्रेशन के नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही एक्सप्रेशन से निकाल लेंगे तो हमारा रेट निकल जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड द रेट ऑफ अ रिएक्शन। अगर मैं इसको एक्सप्रेशन वाइज दूं तो इट इज डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी
बट इट शुड बी नेगेटिव क्योंकि ए रिएक्टेंट है जिसकी वैल्यू कम होगी समय के साथ, तो फाइनल कंसंट्रेशन कम होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू करोगे तो नेगेटिव मिलेगा, तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी आएगा। सिमिलरली ये जो इक्वल टू में आएगा दिस विल बी प्लस ऑफ डेल्टा बी बाय डेल्टा टी, यानी कि बी में कितनी बढ़ोतरी हुई कंसंट्रेशन में पर यूनिट टाइम, वो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी होगा। तो ये आपके डिफरेंट कंसंट्रेशन आ रहे हैं। क्लियर हो गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कोई से भी दो वैल्यू से निकाल सकते हो और ये दोनों वैल्यू सेम है, ये दोनों वैल्यू आपस में भी इक्वल है, प्रोवाइडेड अगर बनने वाला खत्म होने वाला मोल ए का 1 मोल है और बनने वाला बी का मोल भी 1 मोल है, अगर दोनों के 1-1 मोल है तो दोनों वैल्यूज सेम आएंगी। क्लियर हो गया? स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और बहुत सारी बात करनी है। स्क्रीनशॉट लें आप पहले। अब आगे देखते हैं बच्चों। सेम reactant A, product B. If A and B are the concentrations of A and B respectively, then the rate of reaction is equal to minus delta A by delta T, and the rate of reaction can also be given as plus of delta B by delta T. नेगेटिव साइन, यहां पर जो मन में सवाल आया होगा नेगेटिव साइन का, नेगेटिव साइन शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ए इज डिक्रीजिंग, क्योंकि ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा समय के साथ खत्म होता है। रिएक्टेंट जो ए है उसका समय के साथ हमेशा कंसंट्रेशन कम होता है, तो रिएक्टेंट का ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव साइन शोज दैट द कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट बी इज इंक्रीजिंग, और प्रोडक्ट जो बी है वो इंक्रीज होता है, तो रिएक्टेंट जो ए वो कम होता है और जो प्रोडक्ट है बी वो आपका समय के साथ बढ़ता है कंसंट्रेशन। तो जितना उसका कम हुआ उतना इसका बढ़ गया, आप ये भी मान सकते हो। क्लियर हो गया? इसलिए इनके रेट के एक्सप्रेशंस बिल्कुल सेम आएंगे, बट याद रखना ए में नेगेटिव साइन सिर्फ इसलिए लगाया है दिखाने के लिए कि वो ए का कंसंट्रेशन है जो कम कर रहा है अपने कंसंट्रेशन को, ठीक है, और बी के पहले प्लस साइन इसलिए लगाए ये दिखाने के लिए कि वो अपना कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है। माइनस और प्लस में कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए बार बार ये बात रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर हम लोग आगे चलते हैं। नाउ अब रेट ऑफ रिएक्शन तो निकाल रहे हैं, लेकिन इसमें टाइम इंटरवल जो हम लेंगे ये बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर होगा। क्यों? क्योंकि ये टाइम इंटरवल जो होगा बच्चों ये डिसाइड करेगा कि आप कौन सा रेट निकाल रहे हो रिएक्शन का। सर कौन सा रेट, मतलब रेट तो रेट होता है? नहीं, मैं आपको कहता हूं, मान लो आपकी 5 घंटे की एक कार ड्राइव थी, आप कहीं एक सिटी से दूसरी सिटी जा रहे थे एंड द डिस्टेंस वाज अराउंड 250 किलोमीटर और आपकी वो 5 घंटे की जर्नी हो गई, ठीक है। सो अगर मैं स्पीड आपकी कैलकुलेट करूं कि आपने 5 घंटे में 250 किलोमीटर चले, तो मैं एक स्पीड कैलकुलेट किए कर सकता हूं कि 5 आवर्स में आपने 250 किलोमीटर चला है, 250 किलोमीटर। सो व्हाट वी कैन प्रिडिक्ट कि आपकी जो जर्नी रही वो 1 आवर में कितनी होगी? 250 डिवाइडेड बाय 50, मतलब आप 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी भगाए हो। 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आपने गाड़ी भगाई है। लेकिन क्या इस 5 घंटे की जर्नी में आपने पूरी कार 50 किलोमीटर के हिसाब से चलाई हर वक्त? ऐसा नहीं हुआ होगा भाई। कई बार हो सकता है कि बिल्कुल खुला हाईवे मिला होगा तो आपने गाड़ी 70, 80, 90 तक पहुंचाई होगी। मुझे मालूम है, पूरा यकीन है, तुम लोगों की रैश ड्राइविंग पर पूरा भरोसा है मुझे। तो तुमने पहुंचाई होगी 100 किलोमीटर पर, क्योंकि हाईवे खुला है, एकदम से तुमने भगाई होगी। कहीं ट्रैफिक बहुत ज्यादा आ गया, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है सिटी में, किसी और सिटी में अगर तुमको बाईपास होना पड़े तो सिटी की बहुत ट्रैफिक के कारण हो सकता है तुमको 20-30 की स्पीड पे भी चलानी पड़ी हो सकता है तुमने कहीं चाय पी हो तो ढाबे वाबे पे गाड़ी रोकी भी हो, लेकिन पूरी 5 घंटे की जर्नी आपने 250 किलोमीटर पे ट्रैवल की है, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आ रहा है इट विल बी योर एवरेज स्पीड, क्योंकि ये 1 आवर से लेकर 5 आवर तक का स्टेटस आपको दे रहा है। तो ये जो स्पीड आ रही है ये आपकी गाड़ी की एवरेज स्पीड मानी जाएगी कि आपने एवरेज औसतन तौर पे गाड़ी इस स्पीड से चलाई है। अब एग्जैक्टली हर समय इतनी स्पीड से नहीं चलाई है, कहीं आप धीरे हुए हो, कहीं तेज हुए हो, कहीं गाड़ी रोकी है, कहीं गाड़ी भगाई है रॉकेट बनाकर, आपने 50 के ऊपर, हो सकता है किसी भी पॉइंट पर आपने 50 किलोमीटर नहीं चलाई हो, 50 पर बस 1 सेकंड के लिए गुजरे हो, बाकी 50 किलोमीटर पूरी जर्नी में कभी टच ही नहीं किया हो इसके अलावा, लेकिन फिर भी हो सकता है एवरेज आपका 50 आए।
क्योंकि इट इज एन एवरेज, जो 1 घंटे से लेकर 5 घंटे के बीच का आपका एवरेज निकला है, पूरी जर्नी का आपका एवरेज निकला है। या ये कह सकता हूं 1 घंटा मतलब पहला 0 आवर कह लो, बल्कि और 1 घंटा भी नहीं बोलना चाहिए, इट इज 0 आवर, शुरुआत जहां से हुई थी वहां से और 5 घंटे तक आपने इस ट्रैवल में किया। तो ये कह सकता हूं मैं, दिस वॉज एट टाइम t1 and this was at time t2, so you have calculated your speed between these time intervals. Between these time intervals, what are the time intervals? t1 and t2. t1 and t2 are the time intervals. तो t1 और t2 के बीच का जो टाइम इंटरवल है, दैट इज कॉल्ड योर एवरेज टाइम इंटरवल। और ये जो स्पीड निकली है, ये एवरेज स्पीड निकली है, ये एवरेज स्पीड निकली है। सिमिलरली अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन में भी डेल्टा टी ले रहे हो, अब ये डेल्टा टी कुछ भी हो सकता है, 2 टाइम इंटरवल का डिफरेंस है, क्योंकि ये शुरुआत और अंत के बीच का भी हो सकता है, ये शुरुआत के थोड़े बाद का और अंत के थोड़े पहले का भी टाइम इंटरवल हो सकता है। मेरी बात समझे, मेरी भावनाएं समझे, शुरुआत के थोड़े बाद का और अंत के थोड़े पहले का। ये t1 और ये t2 कोई भी वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि ये t1 और t2 आपको एवरेज वैल्यू देने वाले, क्योंकि ये एवरेज टाइम, ये बताएंगे t1 से t2 के बीच में रिएक्शन कितनी रफ्तार से चली। तो अभी जो एक्सप्रेशन हमने देखा वो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का एक्सप्रेशन था। किसका एक्सप्रेशन था? एवरेज। क्या देखा था, देख लेते हैं। क्या देखा था हमने देखा था रिएक्टेंट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। मैं आर और पी चला रहा हूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए और बी चलाता तो ठीक है, फिर चेंज करना पड़ता, बट आर और पी में क्लियर है, ये रिएक्टेंट है, प्रोडक्ट है। ए और बी में फिर मुझे नहीं तो मेंशन करना होता। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है, T1 टाइम पर मैं बोल देता हूं ये R1 था और प्रोडक्ट P1 था। T2 टाइम पर बोल देता हूं ये R2 था और प्रोडक्ट P2 हो गया। और टाइम T1 से T2 मतलब बड़ा है, आगे की तरफ गया, समय आगे की तरफ, समय वैसे भी आगे की तरफ जाता, पीछे की तरफ नहीं जाता ना। तुम परसों का दिन जो बीता हुआ परसों है या बीता हुआ कल है, उसको वापस ला सकते हो क्या? 2015 का समय वापस ला सकते हो क्या? नहीं ला सकते। टाइम, समय पीछे नहीं जाएगा, समय हमेशा आगे जाएगा। तो T1 जो था वो R1 था और उसके बाद का जो समय था T2, उस समय R2 कंसंट्रेशन था। प्रोडक्ट का पहले कंसंट्रेशन P1 था और बाद में P2 था। भाई चेंज कितना आया? R1 से R2 में चेंज कितना आया? डेल्टा R का चेंज आया, मतलब चेंज इसमें डेल्टा R का आया। कितना चेंज आया? डेल्टा R का चेंज आया। प्लस की माइनस? प्लस की माइनस? सर माइनस। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा R रिएक्टेंट है जो समय के साथ कम होगा। R2 कम है, R1 ज्यादा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल माइनस। इसमें चेंज कितना आया? सर इसमें चेंज डेल्टा P आया। प्लस की माइनस? सर ये प्लस आया क्योंकि P1 से वैल्यू बड़ी है P2, P1 से बड़ी वैल्यू है P2, तो फाइनल माइनस इनिशियल पॉजिटिव आएगा, तो डेल्टा P पॉजिटिव आया। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां पर हमने चेंज देख लिया डेल्टा P और डेल्टा R। जो चेंज आया T1 से T2 टाइम तक, मतलब डेल्टा T टाइम तक, तो ये एवरेज है। अब इसी पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ROR, या तो माइनस ऑफ डेल्टा R बाय डेल्टा T या फिर प्लस ऑफ डेल्टा P बाय डेल्टा T। और ये दोनों ही एक्सप्रेशन आपके एवरेज रेट है, क्योंकि डेल्टा T एक ऐसा टाइम इंटरवल है जो T1 से T2 के बीच का टाइम इंटरवल है। एक टाइम से दूसरे टाइम के बीच का इंटरवल है, T1 से T2 टाइम के बीच का इंटरवल है। तो ये जो डेल्टा T है, ये एवरेज टाइम आप निकाल रहे हो, तो इस दौरान जो रेट भी निकलेगा वो एवरेज रेट निकलेगा। सो दिस इज कॉल्ड योर एवरेज रेट। तो ये जो ROR लिख रहा हूं ना, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, लिख सकता हूं दिस इज एवरेज, AVB लिख दिया ऊपर, क्योंकि ये एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है। क्योंकि डेल्टा T मैंने स्पेसिफाई कर दिया T1 से T2 के बीच में। अब T1 से T2 कुछ भी मान सकते हो आप, बट दैट इज इन एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन which occurs between time interval T1 to time interval T2। क्लियर हो गया? आई होप ये क्लियर होगा। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आप पहले भी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी सब निकाल चुके हो फिजिक्स में, 9th क्लास की फिजिक्स में इनफैक्ट निकाल चुके हो, 11th में भी निकाला था। ये होगा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग आगे बात करते हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लो, हम आगे बात करते हैं। तो बच्चों एवरेज रेट समझ में आया? अच्छा, अब ये एवरेज रेट क्यों निकाल रहे हो? क्योंकि देखो, तुम कंसंट्रेशन के दम पर रेट्स निकालते हो। तुम कंसंट्रेशन के दम पर रेट्स का एक्सप्रेशन है, कोई भी रेट का एक्सप्रेशन होगा उसमें कंसंट्रेशन तो आएगा, चाहे रिएक्टेंट की बात करो चाहे प्रोडक्ट की बात करो। अब दिक्कत यह कि ये कंसंट्रेशन कांस्टेंट नहीं रहेगा, ये कंसंट्रेशन भी चेंज करते रहेंगे।
तो वो जो आपको टाइम, जो आपको रेट मिलेगा वो भी आपको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, वो रेट भी जो होगा वो चेंज होगा, लेकिन द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, इसलिए लिखा है द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट नहीं रहेगी थ्रू आउट। आप सोचो, ये तो आपने T1 से T2 टाइम का निकाल लिया, लेकिन अगर कोई और टाइम इंटरवल होगा तो कुछ और रेट निकलेगा, क्योंकि उस समय कुछ और कंसंट्रेशन हुआ करता होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डज नॉट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट, द रेट ऑफ रिएक्शन मे बी डिफाइंड एज द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल चूजन। इसलिए जिस टाइम इंटरवल में आप चूज करते हो उसको उस टाइम इंटरवल का एवरेज रेट मान देते हो, क्योंकि टाइम इंटरवल अगर बदला तो उस समय R1 और R2 या P1 और P2 की वैल्यू भी बदल गई, जिससे रेट भी बदल गया। तो अगर आप T1 और T2 मान रहे हो तो वो रेट ऑफ रिएक्शन ना बोलते हुए आप उसको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बोलोगे कि सर ये एवरेज रेट है T1 से T2 समय के बीच का। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैंने आपकी जब जर्नी ट्रैवल की थी तो 0 से 5 आवर ट्रैवल की थी, लेकिन कोई और इंसान जब आपको ऑब्जर्व कर रहा था तो एकदम आपकी जर्नी जब खत्म होने वाली थी उसके 1.5 घंटे पहले ऑब्जर्व कर रहा था, तो वो 3.5 घंटे से 5 घंटे के बीच की आपकी जर्नी ट्रैवल कर रहा था। अब हो सकता है उसमें आपने गाड़ी बहुत तेजी में भगाई हो, या आप थक गए हो तो बहुत स्लो भगाई हो, तो फिर एवरेज स्पीड वो वाली नहीं आएगी जो उसके टाइम इंटरवल से मैच कर रही है। मतलब मेरी स्पीड एवरेज जो निकल रही है वो उसके आखिरी 1.5 घंटे के हिसाब से मैच नहीं करेगी। तो इसलिए मैं जब तुम्हारी स्पीड बताऊंगा जर्नी की तो मैं एवरेज बताऊंगा, टाइम इंटरवल भी बताऊंगा कि 0 से 5 घंटे के बीच में तुम 50 किलोमीटर पर आवर से चले हो। कंसेप्ट क्लियर है? इसलिए वर्ड जो हम यूज करते हैं वो एवरेज टाइम इंटरवल का वर्ड यूज करते हैं, ये होती है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। बात करते हैं और डिटेल में। एवरेज रिएक्शन रेट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और ऑफ अ प्रोडक्ट ओवर अ स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम। ये देखो, स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन है। आपको स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम में बताना पड़ेगा। T1 और T2 वही स्पेसिफाइड मेजरेबल पीरियड ऑफ टाइम है, T1 से T2 वही टाइम है। तो उस टाइम इंटरवल में जो आपने रेट निकाला है वो रिएक्शन का रेट ना बोलते हुए आप उसको रिएक्शन का एवरेज रेट बोलोगे। फॉर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई रिएक्शन मान ली जिसमें ए और बी कन्वर्ट हो रहे हैं, एवरेज रिएक्शन रेट RAV से दिया जाता है। देखो, एवरेज रिएक्शन रेट को RAV से डिनोट कर सकते हो, ऐसे RAV, R फॉर रिएक्शन का रेट एंड AV मतलब एवरेज, माइनस डेल्टा A बाय डेल्टा T इज इक्वल टू डेल्टा B बाय डेल्टा T। दिस शुड बी डेल्टा B बाय डेल्टा T, तो ये प्लस डेल्टा B बाय डेल्टा T आ जाएगा। तो ये एवरेज रिएक्शन रेट आ गई। क्लियर है? माइनस और प्लस वही सेम है जो हमने वहां पर यूज किए थे। तो दिस इज कॉल्ड योर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। नाउ आपके सामने एक रिएक्शन है, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, हेबर्स प्रोसेस की रिएक्शन है। N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, अमोनिया की फॉर्मेशन है। अब इसमें एक चीज अच्छी बात है, ये एग्जांपल इसलिए लिया है क्योंकि इसमें 2 रिएक्टेंट है, ये भी है ये भी है। प्रोडक्ट भले एक ही है लेकिन रिएक्टेंट आपके 2 है। अब आप सोचोगे सर रिएक्टेंट के हिसाब से अगर रेट निकाले तो किस रिएक्टेंट को लें, N2 ले H2 ले कि दोनों लेना पड़ेगा? अरे भैया कोई भी एक ले लो, मैंने बताया ना। मैं तो कहता हूं 2 रिएक्टेंट मिलकर 3 प्रोडक्ट भी बना रहे हो तो टोटल 5 मॉलिक्यूल्स हो गए तुम्हारे पास। तुम किसी एक मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व करोगे बस, तुमको 5 को करने की जरूरत नहीं कि यार इसके हिसाब से रेट क्यों निकल रहा है, उसके हिसाब से। भैया ऐसे तो तुम मछली बाजार बना दोगे। तुमको सिर्फ एक रिएक्टेंट देख लो या कोई एक प्रोडक्ट देख लो, कोई एक देख लो 5 मॉलिक्यूल में। अगर 5 मॉलिक्यूल है वहां तो यहां तो 3 है, तो यहां 3 में कोई एक देख लो और उसका रेट आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर लो, आपको रेट ऑफ रिएक्शन मिल जाएगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा। कैसे देख लेते हैं? तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, अच्छा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो जो मैं होगा, यहां डी नहीं आएगा, डेल्टा डी का आगे सिग्निफिकेंस आएगा तो अभी डी को आप इग्नोर कर देना, इट विल बी डेल्टा। बट यहां पर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का मैं सिग्निफिकेंस आपको बता देता हूं, तो माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा T। पहले टाइम इंटरवल बता देता हूं, मैं T1 से T2 टाइम तक कैलकुलेट कर रहा हूं इस टाइम के बीच में, और जो चेंज होगा दैट इज T2 माइनस T1 विच इज इक्वल टू डेल्टा T। तो मैं डेल्टा T टाइम इंटरवल में चेंज कर रहा हूं। T1 कोई भी टाइम हो सकता है, T2 कोई भी टाइम हो सकता है। T1 और T2 एक अच्छा खासा टाइम इंटरवल है। अच्छा खासा इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये टाइम इंटरवल अच्छे खासे डिफरेंस का है, डिफरेंस अच्छा खासा होना चाहिए, इसका भी अपना महत्व है, आगे पता चलेगा। तो T1 से T2 तो इट विल बिकम, यहां मैं बता देता हूं सारे एक्सप्रेशंस को लिखकर, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। ये रिएक्शन है। तो एक काम करते हैं, पहला रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम लोग।
पहला रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं हम लोग N2 के टर्म्स में, तो इट विल बी माइनस डेल्टा ऑफ N2 माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा टी। ये निकल गया। माइनस क्यों लिखा? ऑब्वियस है, डेल्टा मतलब N2 का पहले कंसंट्रेशन कुछ और था और डेल्टा टी के बाद कुछ और रहा, तो वो जो डिफरेंस रहा वो डेल्टा N2 दे दिया। लेकिन ये रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा H2 के साथ भी निकल सकता है, माइनस डेल्टा ऑफ H2 बाय डेल्टा टी। H2 के कंसंट्रेशन में कितना चेंज आया विथ रिस्पेक्ट टू दैट डेल्टा टी टाइम इंटरवल, मतलब उस डेल्टा टी टाइम इंटरवल के रिस्पेक्ट में वो डेल्टा H2 में कितना चेंज आया। लेकिन अब यहां पर ट्रिक है, आप मेरी बात को समझना। आप जो डेल्टा H2 निकाल रहे हो वो H2 डेल्टा चेंज जो है वो उसके 3 मोल में चेंज निकल रहा है, वो उसके 3 मोल में चेंज निकल रहा है। तो डेल्टा H2 आप निकाल रहे हो, बट एक्चुअली दिस इज फॉर 3 मोल्स, दिस इज फॉर 3 मोल्स, क्योंकि H2 के आपने 3 मोल है रिएक्शन में, बैलेंस रिएक्शन में 3 मोल है। जबकि N2 में जो रेट निकाल रहे थे वो उसके 1 मोल के रिस्पेक्ट में निकाल रहे थे, क्योंकि इसके पास तो सिर्फ 1 ही मोल है, तो वो इसका 1 मोल का था। अब लेकिन क्या होगा, ये रेट अगर आप 3 मोल और 1 मोल के लिए निकालोगे तो ये रेट अलग अलग निकलेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है 1 मोल अगर कोई रिएक्टेंट है तो उसके खपत होने की अलग रफ्तार होगी, और अगर कोई दूसरा रिएक्टेंट 3 मोल है तो उसके खपत होने की अलग रफ्तार होगी। क्योंकि आप एक को 1 मोल ले रहे हो और एक को 3 मोल, तो ऐसे तो किसी को 15 मोल ले लोगे तो उसकी रफ्तार अलग होगी, उसको खपत होने में और टाइम लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आप देखते हो और चाहते हो कि रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल है, सेम आए, क्योंकि आता ही है, मैंने आपको बोला कि कोई भी एक निकाल लोगे तो वो इक्वल ही आएगा। लेकिन कब? जब दे आर कैलकुलेटेड पर मोल, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन नीड्स टू बी कैलकुलेटेड पर मोल फॉर ऑल द रिएक्टेंट्स, देन द rate of reaction with respect to all the reactants will come out to be same। अगर आप रेट ऑफ रिएक्शन हर एक रिएक्टेंट के पर मोल के हिसाब से निकाल रहे हो, तभी रेट ऑफ रिएक्शन हर रिएक्टेंट के हिसाब से सेम वैल्यू देगा। अदरवाइज ये 1 मोल के लिए निकाल रहे हो, 3 मोल के लिए निकाल रहे हो, ये लोग आपस में इक्वल होंगे ही नहीं, क्योंकि ये 1 मोल के लिए, ये 3 मोल के लिए। भैया इसमें तो रेट बढ़ेगा ही, इसमें तो रेट में अंतर आएगा ही, 100% अंतर आएगा। लेकिन आपको तो अब एक रिएक्शन के दो रेट थोड़ी ना हो सकते। मतलब एक गाड़ी 50 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है और वही गाड़ी बोलते 70 किलोमीटर की स्पीड से भाग रही है, तो ऐसा कोई हो थोड़ी ना सकता है। गाड़ी तो एक ही है ना, वो एक ही स्पीड से भागेगी ना, 2 स्पीड कैसे हो सकती है एक गाड़ी की? तो 2 रेट नहीं हो सकते किसी केमिकल रिएक्शन के, और वो इसलिए अभी हो रहे हैं क्योंकि आपने एक को 1 मोल माना, एक को 3 मोल माना, जो कि गलत माना। आपको दोनों पर मोल रेट कैलकुलेट करने पड़ेंगे, तो इसको भी 1 मोल के लिए कैलकुलेट करोगे। तो अब ये जो रेट है ये 3 मोल के लिए, तो यही रेट 1 मोल के लिए कब बनेगा? जब आप इसको 3 से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि 3 मोल्स के लिए आपका ये रेट आ रहा है। तो 1 मोल के लिए आप अगर निकालोगे तो इसके पहले 1/3 कर दोगे। अब ये आ गया किसके लिए? फॉर 1 मोल। अब ये आ गया 1 मोल के लिए, खत्म बात। तो ये जो अब 1 मोल के लिए आ रहा है, अब ये वैल्यू और ऊपर वाली वैल्यू, क्योंकि वो भी 1 मोल का रेट है, ये दोनों वैल्यू अब सेम हो जाएगी। अब आप दोनों रेट सेम मान सकते हो। ये हो गया सेम। और तीसरा मेथड भी है रेट का निकालने का। बोलो तीसरा मेथड, ROR विल बी इक्वल टू, प्रोडक्ट के लिहाज से, डेल्टा ऑफ NH3 डेल्टा ऑफ अमोनिया कंसंट्रेशन में चेंज कितना, उसी टाइम इंटरवल डेल्टा टी में, और प्लस में। प्लस क्यों लगाना? क्योंकि प्रोडक्ट है बढ़ेगा। लेकिन अगेन प्रॉब्लम है, क्योंकि ये जो अमोनिया बन रहा है ये भी 2 मोल के लिए आ रहा है। मतलब अगर आप सीधा कंसंट्रेशन का चेंज निकालोगे तो वो कंसंट्रेशन का जो चेंज है वो 1 मोल में चेंज नहीं बताएगा, वो 2 मोल के रिस्पेक्ट में आपको कंसंट्रेशन में चेंज बताएगा। मतलब ये जो रेट आ रहा है दिस इज फॉर 2 मोल्स। अब आप सोचोगे कि ये ऊपर वाले के इक्वल आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाले दोनों हैं दे आर ऑल फॉर 1 मोल। ये सभी 1 मोल के लिए हैं, ये भी और ये भी। इसको बनाया हमने 1 मोल के लिए, तो फिर इसको भी 2 मोल से 1 मोल के लिए बनाना पड़ेगा। कैसे? कुछ नहीं, 2 मोल के लिए अगर ये रेट है तो 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो अब ये भी 1 मोल के लिए बन गया।
अब ये तीनों रेट आपस में बिल्कुल सेम है। अब 100% ये तीनों रेट आपस में बिल्कुल सेम है। तो अब आप रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकते हो, यहां देख लो। अब मैं यही रेट ऑफ रिएक्शन क्या बोल सकता हूं, रेट ऑफ रिएक्शन कैन बी इक्वल टू माइनस डेल्टा ऑफ N2 बाय डेल्टा टी, विच इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 ऑफ डेल्टा H2 बाय डेल्टा टी, which is also equal to plus of 1/2 of delta NH3 by delta T। ये तीनों वैल्यूज अब आपस में इक्वल होंगी और तीनों वैल्यूज एक ही वैल्यू दिखाएगी जो उस केमिकल रिएक्शन का रेट बताएगी। तो ये तीनों वैल्यूज अब सेम हो गई क्योंकि ये तीनों वैल्यूज रिएक्शन का रेट आपको बता रही हैं। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड इट एज रेट ऑफ रिएक्शन। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। टू कैलकुलेट the change in concentration per unit time for each mole, per mole, एक मोल के लिए आप कैलकुलेट करोगे, भले वो कितने भी मोल्स रिएक्शन में हो, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप रिएक्शन को बैलेंस करोगे तो जरूरी नहीं सब एक ही मोल, सबके एक ही मोल से रिएक्ट करेंगे। एक मोल, 2 मोल से, 3 मोल, 5 मोल से, कोई भी किसी से कितने भी मोल से रिएक्ट कर सकता है स्टीशियोमेट्री पर बेस्ड। लेकिन रिएक्शन का रेट तभी इक्वल होगा जब सभी रिएक्शन के कंसंट्रेशन के जो टर्म्स लिखोगे आप वो पर मोल लिखोगे। तो पर मोल रिएक्शन के कंसंट्रेशन टर्म्स लिखोगे तभी ये वैल्यू आएगी। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम लोग एवरेज रेट के बाद एक और रेट ऑफ रिएक्शन देख रहे हैं जो बहुत जरूरी है, जिसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट। बताता हूं वो क्या होता है, स्क्रीनशॉट लो पहले। तो ये एवरेज रेट है और याद रखना पर मोल हमें एवरेज रेट निकालना होता है बस। और एवरेज रेट मतलब T1 टाइम से T2 टाइम तक। ये टाइम इंटरवल कुछ भी हो सकता है, तुम शुरू से एंड मान लो, शुरू के थोड़े बाद से और एंड से थोड़ा पहले का मान लो, कोई भी टाइम इंटरवल मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपका एवरेज रेट। अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टर्म आता है जिसको बच्चों बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट बोलते हैं इसको, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये क्या होता है इंस्टेंटेनियस रेट, बात कर लेते हैं। द रिएक्शन रेट कॉन्स्टेंटली डिक्रीजेस ड्यूरिंग द रिएक्शन। हमें पता है कि जो रिएक्शन रेट होता है वो डिक्रीज होता है ड्यूरिंग द रिएक्शन। क्यों बोला जाता है? क्योंकि अगर रिएक्टेंट के टर्म्स में देख रहे हो तो इट डिक्रीजेस। टू गेट अ प्रिसाइज वैल्यू ऑफ अ रिएक्शन रेट एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम इन द रिएक्शन वी मस्ट यूज अ वेरी शॉर्ट इंटरवल इन द रेट कैलकुलेशन। क्योंकि देखो रिएक्शन जब खत्म होने वाली होती है, खत्म होने की कगार पे होती है, तो वो अपने आप को स्लो डाउन करती है। तो इसलिए बताया गया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है ये कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है रिएक्शन के दौरान, कॉन्स्टेंटली डिक्रीज होता है। क्योंकि हम जिस पर आश्रित रहते हैं, मेन रिएक्टेंट पे आश्रित रहते हैं। प्रोडक्ट तो ठीक है वो तो बनेगा, लेकिन हम क्या लाए थे रिएक्शन में? रिएक्टेंट लाए थे। तो हम रिएक्टेंट को ऑब्जर्व जब करते हैं तो वो क्योंकि अपनी वैल्यू कम करता है और जैसे जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगी वो अपनी वैल्यू कम करता जाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन कॉन्स्टेंटली माना जाएगा कि वो डिक्रीज होता जाएगा। लेकिन अब अगर आपको प्रिसाइज वैल्यू चाहिए रिएक्शन की, तो हमें एक और बहुत छोटे टाइम इंटरवल में रेट निकालना होगा। ये जो छोटे टाइम इंटरवल का रेट है इसे बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ अ रिएक्शन। मतलब जैसे आपने वो 5 घंटे की जर्नी ट्रैवल करी, टाइम में बता देता हूं, आप 1 बजे शुरू करे थे दोपहर में जर्नी और 6 बजे आपने वो एंड कर दी। 1 से 6 के बीच में आपने 250 किलोमीटर ट्रैवल करे बाय कार और बाय स्कूटर और बाय एनीथिंग। ठीक है, अब 1 से 6 5 घंटे 250 किलोमीटर, एवरेज स्पीड आ गई 50 किलोमीटर पर आवर। ये तो हम देख चुके हैं, ये पूरा एग्जाम। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्ट 3:30 बजे 3:30 पर एग्जैक्ट जब घड़ी का स्टॉप वॉच जो थी वो 3:30 बता रही थी, तब आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी? तब तो गाड़ी की स्पीड उस समय की कुछ और होगी ना। हो सकता है खुला हाईवे था तो आपकी गाड़ी बहुत तेजी में चल रही हो सकता है ट्रैफिक हो तो बीच में बहुत स्लो चल रही हो सकता है कहीं गाड़ी रुकी भी हो, कुछ भी हो सकता है। मैंने एग्जैक्ट पूछा, लेकिन एग्जैक्ट 3:30 जब घड़ी पे हुए थे तो आपकी गाड़ी की स्पीड क्या थी? वो उस समय की स्पीड बोली जाती है इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब आप बोलोगे सर वो स्पीडोमीटर देख लेना, तो मैं 3:30 पे आपकी गाड़ी का बगल में बैठा था, मैंने स्पीडोमीटर देखा, मैंने कहा यार तुम 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे हो। तो 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड विल बी कॉल्ड एज इंस्टेंटेनियस स्पीड बिकॉज इट हैज बीन कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर कैलकुलेट की गई है। एग्जैक्टली 3:30 पे कैलकुलेट की गई है। तो इस स्पीड को बोल दूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड, उस समय की स्पीड। और इसमें टाइम इंटरवल बहुत छोटा लेना है। मतलब देखो निकालना तो तब भी तुम्हें चेंज पड़ेगा, क्योंकि कभी भी आप
अगर स्पीड भी निकाल रहे हो तो इट इज डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन, तो वो टाइम का इंटरवल तो लेना पड़ेगा, लेकिन वो टाइम इंटरवल बहुत छोटा होगा, 1 सेकंड से भी छोटा होगा, क्योंकि 3:30 कब तक होंगे, 59 सेकंड्स तक होंगे। 3:30 का जो टाइम होगा वो 59 सेकंड्स के इंटरवल में होगा। तो देखो कितना छोटा इंटरवल मिल रहा है वो टाइम देखने के लिए। अब आप बोलोगे सर 59 सेकंड्स तो बहुत है, बट इमेजिन करो मैंने बोल दिया होता 3:30 और 10 सेकंड पर कितनी स्पीड थी, अब मैंने और बारीक कर दिया टाइम, तो आपका टाइम इंटरवल और छोटा हो गया ना। तो ये जो माइन्यूट टाइम इंटरवल आपको मिलता है, जिस टाइम इंटरवल में आपको स्पीड बतानी पड़ती है, इस स्पीड को आप इंस्टेंटेनियस स्पीड मानोगे, ये उसी समय पर हम स्पीड बता रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि समय सर ने इतना चेंज होने दिया ही नहीं, तो हम टाइम इंटरवल पे स्पीड नहीं बता सकते थे, टाइम इंटरवल में चेंज नहीं बता सकते थे, ये हम उसी समय ये स्पीड बता रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड योर इंस्टेंटेनियस स्पीड। सेम चीज केमिकल रिएक्शन पर भी लागू होती है। अगर कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है बच्चों, तो एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक टाइम से एक टाइम तक कितनी स्पीड में गया वो एक एवरेज है, लेकिन एक पर्टिकुलर इंस्टेंट टाइम मैं बताऊंगा, उस टाइम पर वो रिएक्शन में क्या रफ्तार थी, उस रिएक्शन का क्या रेट था, ये बताना इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस रेट। सो द रेट ऑफ रिएक्शन एट अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एन इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। और फॉर्मूले में कुछ नहीं होना, फॉर्मूले में जो वैल्यू, जो चेंज आएगा, जो एवरेज रेट में चेंज आया था, वो चेंज की वैल्यू कम हो जाएगी, मतलब उस चेंज का इंटरवल कम हो जाएगा। पहले वो चेंज T1 से T2 टाइम तक था, जो कि मैंने कहा था अच्छा खासा टाइम है, याद है मैंने कहा था ये महत्व है इस बात का कि टाइम का इंटरवल अच्छा खासा है। इंस्टेंटेनियस रेट में वो टाइम इंटरवल अच्छा खासा नहीं रहेगा, बहुत छोटा टाइम इंटरवल रहेगा, बहुत ही छोटा। और जब छोटा टाइम इंटरवल होगा तो कोई भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो कंसेंट्रेशन में चेंज आएगा वो भी बहुत बड़ा चेंज नहीं आएगा, वो चेंज भी बहुत छोटा चेंज आएगा। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो भी चेंज बहुत छोटा चेंज आएगा। उस चेंज को जो आप पहले डेल्टा आर से बोलते थे, अब डेल्टा आर की जगह सब्स्टिट्यूट कर दोगे डी आर, क्योंकि डेल्टा की जगह आप डी वर्ड का यूज करते हो जो बहुत ही छोटे चेंज को बताता है। डेल्टा पी जहां बोलते थे, अब उसकी जगह बोल दोगे डीपी, डीपी ऐसा, और ये डी आर। डी स्टैंड्स फॉर अ वेरी स्मॉल चेंज, तो कभी डी आपका वर्ड आता है तो वेरी स्मॉल चेंज, जो डेल्टा टी के लिए आता था वो अब आप डी टी बोल दोगे, दैट विल बी डी टी। सो डी स्टैंड्स फॉर वेरी स्मॉल चेंज, ये बहुत ही छोटे चेंज को दर्शाता है डी। सो डेल्टा बी बाय डेल्टा टी आप लिख तो सकते हो, बट फिर मेंशन करना पड़ेगा दैट डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय डेल्टा टी अप्रोचेस जीरो? टाइम इंटरवल जो डिफरेंस है टाइम का वो जीरो पर है, मतलब कोई डिफरेंस ही नहीं है एक्चुअली। डेल्टा टी मतलब क्या है? टाइम इंटरवल के बीच का चेंज, और वो अप्रोचेस टू जीरो, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के करीब जा रही है, मतलब जो डिफरेंस है टाइम इंटरवल का वो जीरो के करीब जा रहा है, मतलब कोई डिफरेंस है ही नहीं टाइम इंटरवल का, कोई डिफरेंस नहीं है। इट इज डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, ये मतलब होता है इसका। सो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी, एंड दिस इज बीन डिनोटेड एज आर इन्स। ऐसे आर लिख देते हैं रेट ऑफ रिएक्शन, और आई एन एस लिख देते हैं जस्ट टू शो इंस्टेंटेनियस, और इसको आप डीबी बाई डी टी से भी दिखा सकते हो, बट फिर ये नहीं लिखना पड़ेगा आपको डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। अगर डेल्टा के फॉर्म में दिखाना है तो डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो फिर आपको बताना पड़ेगा। ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट। क्लियर हो गया? एक पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पर एकदम 3:15 बजे, एकदम 5:35 पे पूछ ले किसी ने रिएक्शन का रेट क्या है, तो उस टाइम पर आपको बताना पड़ेगा, तो इंस्टेंटेनियस रेट बताओगे। लेकिन वो बोलते नहीं सर 5 से 6 बजे के बीच में बताओगे रेट रिएक्शन किस स्पीड से चली, तो फिर वो एवरेज रेट पूछे। 5 से 6 एक अच्छा टाइम इंटरवल है, 1 घंटे का टाइम इंटरवल है, लेकिन 5:35 पे एग्जैक्टली पूछ लिया तो इंस्टेंटेनियस रेट है। ये अंतर है। स्क्रीनशॉट लेंगे फिर आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट लो। अब आगे बात करते हैं। सो इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट, टू एक्सप्रेस द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम dt is chosen during which the reaction rate is almost constant. dt छोटे टाइम में, और उस समय रिएक्शन का रेट चेंज भी नहीं होगा। हमने कहा था ना रिएक्शन का रेट कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, लेकिन जब टाइम इंटरवल ही इतना छोटा ले लिया, हम मान रहे टाइम को चेंज ही नहीं हुआ, 3:35 पे थोड़ी देर के लिए मान लो घड़ी रुक गई, हम इमेजिन कर लो, ऐसा होगा नहीं लेकिन इमेजिन कर लो, तो क्योंकि टाइम इंटरवल
इतना छोटा है कि उस समय रिएक्शन का जो रेट था वो कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि जो रिएक्टेंट था वो मान लेंगे उतने इंटरवल में खत्म ही नहीं हुआ, और जो प्रोडक्ट है वो उतने इंटरवल में बना ही नहीं, कांस्टेंट मान लिया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट या कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो वो कांस्टेंट हो गया, तो रेट ऑफ रिएक्शन उस समय कांस्टेंट माना जाएगा, जो कि एक बहुत पर्टिकुलर, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल के लिए माना जाएगा। Suppose small change in concentration is dx in small interval of time dt, then instantaneous rate is given by dx by dt. जहां x क्या है, कंसंट्रेशन में चेंज, तो dx by dt ये आपका एक्सप्रेशन आ गया, ये r ins का आ गया। डेल्टा के फॉर्म में नहीं है, ये डी के फॉर्म में, डेल्टा के फॉर्म में होता तो फिर वहां लिखना होता डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, और जब भी हम इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे हम यही एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो हम इसी एक्सप्रेशन के हिसाब से चलेंगे, डी लिखेंगे, क्योंकि डी और डेल्टा में अंतर है, और यही वो अंतर है जो एवरेज और इंस्टेंटेनियस में अंतर बताता है। क्लियर हो गया, ये थी इंस्टेंटेनियस रिएक्शन रेट। स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे और चलते हैं। एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की गई है। ए कोई रिएक्टेंट है जो बी प्रोडक्ट में बन रहा है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन विल बी माइनस डी ए बाई डी टी और प्लस डी बी बाई डी टी। डी क्यों आ गया, क्योंकि स्मॉल चेंज बताना है इंस्टेंटेनियस है, माइनस क्यों है यहां पर, क्लियर है आपको। ए है रिएक्टेंट है, कम करेगा, बी है प्रोडक्ट है, बढ़ेगा, बहुत माइन्यूट सा या कह लो कांस्टेंट उस समय पर, तो इसमें माइनस और प्लस का इतना सिग्निफिकेंस भी नहीं होगा, क्योंकि आप खुद बोल चुके हो कि ए का कंसंट्रेशन हम उस समय कांस्टेंट मान लेंगे, हम मानेंगे ही नहीं कि वो इतना चेंज हुआ, क्योंकि टाइम इंटरवल बहुत छोटा है, मतलब पलक झपकते में भी जितना टाइम लगता है उससे भी छोटा टाइम इंटरवल है, तो इस समय माइनस और प्लस का सिग्निफिकेंस नहीं, बट फिर भी अगर माइन्यूट से माइन्यूट भी चेंज आएगा तो वो माइनस में बन जाएगा, और माइन्यूट से माइन्यूट चेंज भी बी में आएगा तो वो प्लस में चला जाएगा। सो हियर व्हाट डी ए एंड डी बी आर, they are very small change in concentration of any species like A or B during very small interval of time, बहुत ही छोटे टाइम इंटरवल में ये चेंज है। What is dt? A small interval of time at which the rate of reaction is supposed to be almost constant, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल जिस समय के लिए हमने मान लिया कि रेट ऑफ रिएक्शन एकदम कांस्टेंट है, कोई का भी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हुआ, क्योंकि टाइम इतना छोटा है कि कंसंट्रेशन को चेंज होने का ऑब्जर्वेशन ही नहीं हुआ या उतना मौका ही नहीं मिल पाया। क्लियर हो गया, तो ये रेट का एक्सप्रेशन है। फिर से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया बच्चों ये। और अगर कोई जनरल रिएक्शन है जिसमें स्टीशियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स अलग अलग है, अब देखो पर मोल की बात कर रहे थे अभी तक, अब ऐसी रिएक्शन आ गई जिसमें सबके मोल्स अलग अलग है। ए और बी रिएक्ट कर रहे हैं, लेकिन ए के ए मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं स्मॉल ए, और बी के भी स्मॉल बी मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं। प्रोडक्ट बन रहा है सी और डी, लेकिन सी का प्रोडक्ट बन रहे हैं स्मॉल सी मोल्स बन रहे हैं सी के, और डी के स्मॉल डी मोल्स बन रहे हैं। रिएक्ट करने वाले रिएक्टेंट के भी मोल्स अलग हैं, बनने वाले प्रोडक्ट के भी मोल्स अलग अलग हैं। तो फिर इस केस में रेट कैसे निकालोगे? कुछ नहीं, पर मोल निकाल देना। जो भी इनके रेट आते हैं, रेट एक्सप्रेशन वो लिख देना और इनके नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर देना। जैसे ए का रेट जब आएगा तो उसको उसके स्मॉल ए से डिवाइड कर देना उस रेट को, तो वो 1 मोल का रेट आ जाएगा। क्योंकि जो डेल्टा ए या डी ए बाई डी टी लिखोगे वो ए के ए मोल्स के लिए आएगा इस रिएक्शन में, और आपको ए के ए मोल्स नहीं चाहिए, क्योंकि वो ए मोल सबके पास नहीं है। या तो फिर वो ए मोल सबके पास होते तो सबका रेट सेम आता, लेकिन सबके पास ए मोल नहीं है, सबके अलग अलग मोल्स हैं, तो सबके 1 मोल कर दो, सेम मोल कर दो, और वो सेम की वैल्यू कितनी होगी? 1 मोल होगी। तो आप ए का रेट निकालो 1 मोल के लिए, और वो कैसे निकालोगे? ए मोल के लिए जो आएगा डी ए बाई डी टी, उसको ए से ही डिवाइड कर देना ताकि वो 1 मोल के लिए आ जाएगा। तो देखो इंस्टेंटेनियस रेट विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई ए डी ए बाई डी टी, ये ए से डिवाइड कर दिया। बी का जो रेट होगा वो बी से डिवाइड कर दोगे तो उसके 1 मोल के लिए आ जाएगा, तो बी का भी बी से डिवाइड कर दोगे, डीबी बाई डी टी को बी से डिवाइड कर दोगे तो ये भी 1 मोल के लिए आ गया। ये एक्सप्रेशन भी 1 मोल के लिए है, ये एक्सप्रेशन भी 1 मोल के लिए है। बनने वाला प्रोडक्ट सी है, बनने वाला प्रोडक्ट सी है, इट शुड बी डीसी। थोड़ा सा टाइपिंग एरर ज्यादा होता है हमारे उस पर, बट नेवर माइंड, मैं हूं करेक्ट करने के लिए। तो इट इज डीसी बाई डी टी, क्लियर हो गया। और इसको आप 1 बाई सी से डिवाइड कर दोगे, ठीक है, इसको आप 1 बाई सी से डिवाइड कर दोगे, एंड देन वी हैव डी बाई डी टी, जिसको आप 1 बाई डी से डिवाइड कर दोगे। सो दिस विल बी 1 बाई डी बाई डी टी। क्लियर हो गया, मैं यही लिख देता हूं, प्लस ऑफ 1 बाई सी डी सी बाई डी टी प्लस ऑफ 1 बाई डी इक्वल टू,
इक्वल टू प्लस ऑफ 1/d ऑफ dd/dt। अब ये जो सारे एक्सप्रेशन है ये सब 1 मोल के लिए, मतलब ये वाले भी 1 मोल के लिए हैं और ये वाला भी 1 मोल के लिए, तो सब 1 मोल के लिए, तो ये लोग सब आपस में इक्वल हो सकते हैं, तो इसलिए मैंने इक्वल टू का साइन लगा दिया। ये सभी आपस में 1 मोल के लिए हो गए, तो सब इक्वल हो गए एक दूसरे के, तो सभी 1 मोल के हैं, तो सभी एक दूसरे के इक्वल आ गए। कंसेप्ट क्लियर है? जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद फिर हम लोग आगे बात करते हैं। यूनिट आएगी अभी, रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, अभी तक यूनिट की बात नहीं की, फॉर्मूले चल रहा है, फॉर्मूले दोनों देख लिया, एवरेज भी देख लिया, इंस्टेंटेनियस भी देख लिया, अब यूनिट भी देखेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो। अब आती है यूनिट्स ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन, सॉरी, यूनिट्स ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अब फॉर्मूला तो देख लिया, एवरेज हो या इंस्टेंटेनियस हो। अब आप कहो देखोगे तो फॉर्मूला तो दोनों का लगभग सेम ही था ना, बस टाइम इंटरवल का अंतर था। नहीं तो रेट ऑफ रिएक्शन का एक ही फॉर्मूला है, चाहे एवरेज हो चाहे इंस्टेंटेनियस हो। क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। बस एवरेज में ये टाइम अच्छा खासा इंटरवल का होता है और इंस्टेंटेनियस में ये बहुत ही छोटे इंटरवल, मतलब माइन्यूट सा इंटरवल का होता है। मान लेते कि कोई टाइम का इंटरवल ही नहीं था, एग्जैक्ट टाइम पे पूछा, डेल्टा टी इसलिए बोल देते अप्रोचेस टू जीरो है। फॉर्मूला तो सेम है। अब जो चेंज इन कंसंट्रेशन है ये क्या है? मोलारिटी, क्योंकि आप स्टैंडर्ड क्या मानते हो? मोलारिटी मानते हो। वैसे देखो ये मोलारिटी भी हो सकता था, ये नॉर्मेलिटी भी हो सकता था, लेकिन एसआई सिस्टम में जो कंसंट्रेशन की स्टैंडर्ड यूनिट मानी है वो मोलारिटी टर्म माना है, वो मोलारिटी वाली यूनिट मानी है। ये स्टैंडर्ड है, कहीं हर जगह लागू हो मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन स्टैंडर्ड है तो वो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जगह लागू होगा, बाय डिफॉल्ट वो ज्यादातर जगह लागू होगा। अगर मोलारिटी के अलावा कहीं कुछ और है तो फिर वो हमें स्पेसिफाई कर देंगे। जैसे सॉल्यूशन में हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट पढ़ा था, वहां पर वो मोलारिटी पर चलते थे, तो वहां हमने स्पेसिफाई करा कि भैया ये डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी या डेल्टा टीएफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी है, तो वो वहां पर स्पेसिफाई होगा, अदरवाइज स्टैंडर्ड बाय डिफॉल्ट मोलारिटी होगा। और मोलारिटी की यूनिट चाहे रिएक्टेंट हो चाहे प्रोडक्ट हो, यूनिट तो मोलारिटी की मोल्स पर लीटर ही होगी, तो इट इज मोल्स पर लीटर, जिसको आप मोल लीटर इनवर्स लिख सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। और नीचे क्या है? चेंज इन टाइम, टाइम की यूनिट तो स्टैंडर्ड सेकंड है, चाहे तो आप मिनट भी लिख सकते हो, बट सेकंड इज द स्टैंडर्ड यूनिट। तो फिर बताओ यूनिट क्या हो गई? तो इट विल बी मोल पर लीटर पर सेकंड, क्योंकि अब आप देखोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन, यहां पर देख लो, रेट ऑफ रिएक्शन विल बी इक्वल टू मोल लीटर इनवर्स डिवाइडेड बाय सेकंड। तो सेकंड भी ऊपर चला गया, तो क्या बन गया? मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, तो ये बन गया। तो इट विल बी मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। सेकंड की जगह आप मिनट भी लिख सकते थे, तो मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स बन जाएगा, मतलब मोल पर लीटर पर मिनट या मोल पर लीटर पर सेकंड, ये रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट है। और दोनों रेट ऑफ रिएक्शन, चाहे एवरेज की बात करो चाहे इंस्टेंटेनियस की बात करो, क्योंकि कंसंट्रेशन दोनों में न्यूमरेटर पार्ट में है और टाइम दोनों में डिनोमिनेटर पार्ट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन दोनों के लिए सेम आएगी, और ये आपकी यूनिट होती है रिएक्शन को के रेट को लेकर। सो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इट्स यूनिट। समझ में आया? ये थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, ये थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यूनिट का, फिर बात को खत्म करते हैं अपन। स्क्रीनशॉट ले लो। तो बच्चों ये थे क्या? ये थे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस रेट ऑफ रिएक्शन के, जिसमें आपको सिंपल फॉर्मूला लिखना है, जो भी कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है वो न्यूमरेटर में लिखो, अपॉन कितने टाइम में चेंज हो रहा है वो डिनोमिनेटर में लिखो। कंसंट्रेशन का चेंज चाहे वो रिएक्टेंट का भी लिख सकते हो चाहे आप प्रोडक्ट का भी लिख सकते हो, लेकिन लिखना पर मोल का, एक मोल के हिसाब से लिखना कंसंट्रेशन में चेंज। ये मत सोचना कि 10 मोल है तो 10 मोल का सीधा चेंज लिख देंगे, फिर वो बाकियों से मैच नहीं करेगा, वो रेट्स बाकियों के इक्वल नहीं आएगा। तभी इक्वल आएगा जब आप एक मोल के लिए ही निकाल रहे हो सब, और या तो फिर रिएक्टेंट का निकालना और सिर्फ या फिर प्रोडक्ट का निकालना, दोनों का मत निकालना, क्योंकि दोनों के अल्टीमेटली इक्वली आएंगे अगर आप पर मोल निकालोगे तो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किसी भी एक टर्म से निकल सकती है। हम ज्यादातर कंसंट्रेशन पर आधारित रहते हैं, क्योंकि हम ज्यादातर रिएक्टेंट पर आधारित रहते हैं, क्योंकि रिएक्टेंट ही हम लेकर आते हैं केमिकल रिएक्शन में, तो वही रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं केमिकल रिएक्शन में।
क्लियर हो गया? इसलिए हम रिएक्टेंट पर ही ऑब्जर्वेशन बनाए रखते हैं अपना, लेकिन आप प्रोडक्ट पे भी बना सकते हो। क्लियर हो गया? तो यह वीडियो था जिसमें हमने एवरेज और इंस्टेंटेनियस के मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस देखे और मैथमेटिकल तरीके से कैसे कैलकुलेट हो सकते हैं यह भी देखा विद देयर यूनिट्स। लेकिन बच्चों क्या होता है, एग्जाम में कभी कभी ये ग्राफिकल वे से भी कैलकुलेट करने को आता है। मतलब आपको ग्राफ की मदद से एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट को कैलकुलेट करना पड़ता है। अब आप ग्राफिकल वे से कैसे कैलकुलेट करोगे एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगले वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का अलॉन्ग ऑन द कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ। कंसंट्रेशन टाइम ग्राफ में रिएक्टेंट को कैसे डिनोट करते हो, क्या कर्व बनता है, और प्रोडक्ट का क्या कर्व बनता है, और वहां पर हम देखेंगे कि रेट कैसे निकाल सकते हो उस कर्व के ऊपर। आप ग्राफिकली भी निकाल सकते हो रेट, दोनों रेट निकाल सकते हो, एवरेज भी और इंस्टेंटेनियस भी। कैसे निकालेंगे अगले वीडियो में देखेंगे। और जैसा कि आपको पता है बच्चों, मैग्नेट ब्रेन्स में क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक के हर सब्जेक्ट और हर चैप्टर अवेलेबल है, जो आपकी पढ़ाई को बेहतर बनाने के लिए magnetbrains.com पर अपलोडेड है। प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है मैग्नेट ब्रेन्स पर, हर सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, जो आप एक्सेस कर सकते हो और वहीं से इनसे जुड़े हुए नोट्स को भी डाउनलोड कर सकते हो। कीप लर्निंग विद मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे कनेक्टेड, स्टे एजुकेटेड, टेक केयर।